जो रट्टा मारेगा वो सिर्फ एग्जाम पास करेगा। जो रट्टा मारेगा वो सिर्फ एग्जाम पास करेगा। जो टॉपिक को समझ कर पढ़ेगा वो दुनिया पर राज करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का सीटेट का हिंदी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसका ही कल ही अभी एग्ज़ाम है। कल 6 तारीख और 7 तारीख और 8 तारीख को, 7 फरवरी और 8 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे आप जुड़े रहें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें से साथियों पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बता देते हैं। कह रहा कि निर्देश कुछ दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 9 तक। क्या है? कह रहा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको एक गद्यांश दिया गया है, यानी कि एक पैसेज जिसको कह सकते हैं दिया गया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उससे रिलेटेड 1 से 9 यानी 9 क्वेश्चन दिए गए, आपको उसका आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, जान ही रहे हो एग्जाम है। कह रहा कि भारतीय समाज बहुभाषिक है। इस समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं, लेकिन कक्षाओं में समाज की भाषिक वास्तविकता को नज़रअंदाज करके उन पर लक्ष्य भाषा के रूप में लाद दिए जाते हैं। इससे बच्चों की सृजनात्मक तथा समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना सीखने सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि का महत्वपूर्ण पहलू है। बहुभाषिक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक भाषाओं के उपयोग को स्वीकार किया जाता है। बहुभाषिक मतलब सिंपल समझ लीजिए कि एक से अधिक भाषा के बारे में जानना या सीखना, ठीक है, या बोलना बहुभाषिक होता है। एक ही समय में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं तथा अन्य भाषा को सुनने व समझने, बोलने व व्यक्त करने, लिखने तथा पढ़ने को महत्व दिया जाना बहुभाषिकता का उद्देश्य है। भाषाविदों का मानना है कि कोई भी भाषा अन्य भाषाओं से मिलकर विकसित होती है। भाषा के विकास का मतलब उसके शब्द भंडार में वृद्धि का होना, उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना, उसमें ज्ञान के नए अवसरों की संभावनाओं का खुलना आदि होता है। एक से अधिक भाषाओं ऑब्लिक भाषिक व्यवहार करने वाले के पास बिंब विधा बिंब विधा बिंब विधा शब्द चयन उदाहरण आदि का भंडार एक ही भाषा जानने वाले की तुलना में अधिक होता है। अभी देखिए, जो मैंने इस तरह से पैराग्राफ पढ़ा, जो गद्यांश मैंने पढ़ा, उस गद्यांश को जो आपके पास एग्जाम पेपर आएगा ना, तो ऐसे आप मत पढ़िएगा। आप क्या कीजिएगा, 2 लाइन पढ़िएगा, फिर नीचे क्वेश्चन देख करके उसका आंसर कीजिएगा। फिर 2 लाइन पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आपका टाइम की बचत, क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाएगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन उस गद्यांश से रिलेटेड दिया गया, उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही कथन की पहचान करें। पहला क्या कह रहा है? भारतीय समाज एकल भाषी, गलत, एकल भाषी नहीं, भी बहुभाषी हम पढ़े तो एकल भाषी हो ही नहीं सकता। दूसरा, भाषा एक दूसरे के विकास को अवरुद्ध करती है, यह अवरुद्ध नहीं करती है, दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो ये भी ऑप्शन गलत। समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं, एक चीज हमने पढ़ा, ये तो सही राइट है, लेकिन इसके बाद वाला भी कहते हैं, क्या कह रहा है, इसके बाद में भी क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना आवश्यक नहीं शब्द कभी यूज नहीं करना है जब भी बच्चों की बात आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारा सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया कि हाँ बच्चे बहुभाषिक होते हैं, समाज के सभी जितने भी बच्चे होते हैं बहुभाषिक मतलब एक से अधिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य है, बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य है। तो आप देख ले, बहुभाषिकता का मतलब जिसको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान हो, विभिन्न भाषाओं को बोलना या उसमें उनमें व्यक्त कर पाना, ये सही है।
केवल लक्ष्य भाषा में शिक्षण अधिगम करना, गलत। देश की कार्यालयी भाषा में लिखना पढ़ना, दोनों गलत। हिंदी में साहित्य सृजन करना, ये भी गलत। ठीक है, तो पहला यानी कि 2 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा बच्चों में कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमता का उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि मतलब बच्चे कक्षा में बहुभाषिक का प्रयोग क्यों करें, उसका रीजन समझ लेते हैं क्या है। रीजन देख लेते हैं। रीजन में क्या कह रहा क्वेश्चन में कह रहा आपसे, पहला, बच्चों की सृजनात्मक बाधित होती है। बाधित तो कभी नहीं होती भैया, ये ऑप्शन गलत है। बच्चे एकल भाषी होते हैं, कभी भी एकल भाषी नहीं हो सकते, ये भी गलत हो गया। बच्चों में समझ बनाने की क्षमता सीमित होती है। बच्चों में कह रहा कि जो समझ बनाने की क्षमता वो सीमित होती है, नहीं, सीमित नहीं होती। बच्चों की समझ कभी सीमित हो ही नहीं सकती है। अगला कह रहा है बच्चों की समझ का विस्तार होता है। डी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का डी इज द राइट आंसर, ये सही है। आप देख लीजिए जितने भी मैं एग्जाम आपका क्वेश्चन कराऊंगा वो लगभग लगभग सीटेट के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें अगर जो हम यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, 1 से 9 क्वेश्चन तक है इस अध्याय से, उस पैसेज से। ठीक है, तो क्या कह रहा कि भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है? भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है आपको ये बताना। पहला, शब्द भंडार का सीमित नहीं हो सकता भाई, विस्तार हो सकता है लेकिन सीमित नहीं हो सकता। जब भी हम भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, भाषाओं को बोलते हैं, तो हम उससे विस्तार होता है, मतलब हमारी जानकारी बढ़ती है। हम ऐसी नहीं जानकारी घटती है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होती हैं। ठीक लग रहा है। अगला सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा? सी में क्या कह रहा? कह रहा कि संविधान की सूची में स्थान प्राप्त करना, गलत। कोई जरूरी नहीं है कि संविधान में भाषा रहे तभी हम संविधान के अकॉर्डिंग भाषा में बात करेंगे, ऐसा गलत है। भाषा संबंधित पाठ्यक्रमों में वृद्धि होना, भाषा संबंधी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पाठ्यक्रम में ही नहीं, हमारी समाज में भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो यह इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? कह रहा कि एकल भाषी विद्यार्थी की तुलना में बहुभाषी विद्यार्थी के पास क्या क्या अधिक होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। चलो भाई, अगर जो एक भाषा बोलने वाला छात्र है और एक दूसरा छात्र है जो एक से अधिक भाषा बोलता है, तो ऐसे में कह रहा कि जो ये बहुभाषी विद्यार्थी को उसके पास क्या क्या होने की संभावना होगी। पहला क्या कह रहा? कह रहा कि शब्द चयन, अधिकार, बिंब, नहीं, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। ज्ञान, सत्ता, उदाहरणों का भंडार, शब्द चयन, बिंब, विधाएं। अगला ऑप्शन कह रहा पठन में रुचि, बिंब व शब्द भंडार। तो इसका हम बता दें आपका सी इज द राइट आंसर। शब्द चयन होना बहुत जरूरी है, उसका बिंब मतलब उसकी बारे में जानना, और विधाएं होनी चाहिए। तो यहाँ का हम जो कहेंगे पांचवें का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कि कक्षाओं में बहुभाषी स्थिति को नजरअंदाज करने से क्या अभिप्राय है? नजरअंदाज करने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ये बताना। पहला ऑप्शन कह रहा बच्चों की किसी भी भाषा में बोलने की अनुमति। नजरअंदाज करने की बात कर रहे थे, गलत हो गया। बच्चों की मातृभाषा व लक्ष्य भाषा में शिक्षण अधिगम करवाना, ये भी गलत है। ठीक। त्रिभाषा सूत्र का पालन करना, अरे भाई त्रिभाषा सूत्र से हम केवल 3 ही भाषा बोल सकते हैं ना, ऐसी थोड़ी ना है। केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना, ये नजरअंदाज कर सकते हैं। मतलब हाँ, कोई भी छात्र कक्षा में है तो केवल लक्ष्य भाषा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उसको इंग्लिश सीखना तो केवल इंग्लिश पे ही ध्यान देगा, ऐसी कुछ नहीं। उसके हर भाषाओं पे पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुभाषिक बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूछा नजरअंदाज करने की बात किया, तो एकल लक्ष्य भाषा को नजरअंदाज कर सकते हैं, बाकी लगभग यहाँ पे सब सही है। ठीक है, तो 6 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा? कह रहा कि कौन सा शब्द भिन्न है? बोलना, सुनना, पढ़ना, खुलना। अगर जो देखा जाए, बोलना, सुनना, पढ़ना, ये तो हमारी ज्ञान इंद्रियों से रिलेटेड है, मतलब हमारे एक ही चीज से। और यहाँ पे खुलना अलग है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। आपसे पूछा है भिन्न है, अलग कौन है? तो बोलना, पढ़ना, सुनना, ये सब तो हमारी एक चीज से, खुलना अलग चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 8 आपका ग्रामर से रिलेटेड है। कह रहा कि किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है?
तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही है। जैसे क्षेत्रीय, संभावना, प्रक्रिया या उद्देश्य, इसमें त प्रत्यय लगाना है, पीछे ता लगाना है। तो क्षेत्रीयता, संभावनाता, संभावनाता तो बन नहीं रहा भाई, प्रक्रियाता ये भी नहीं बन रहा, उद्देश्यता नहीं सही है, उद्देश्य होता है या उद्देश्य है, तो क्षेत्रीयता हो जाएगा। यानी कि इसका 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके पीछे हम ता अगर जो लगा दे तो क्षेत्रीयता हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, बिंब का अर्थ पूछ लिया है। ये भी देखिए 30/1/2023 वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लगभग हम आपको बताएंगे वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में सन में आए हुए क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा कि बिंब का अर्थ क्या है। बिंब का अर्थ आपको बताना क्या होता है। पहला सूक्ष्म कण, दूसरा गोला टीका, तीसरा व्यंजन शक्ति से निकलने वाला अर्थ, चौथा अत्यंत सूक्ष्म गोलाकृति का चिन्ह। नहीं भैया, ये डी ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी इज द राइट आंसर। व्यंजन शक्ति से निकलने वाला अर्थ होता है बिंब। ठीक है, तो नौवें क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं 10वें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, 9 क्वेश्चन तक तो हमारे पैसेज हो गए। हमने कहा था कि 9 क्वेश्चन तक के जो हमारे हैं वो किससे रिलेटेड थे, पहले वाले कोर्स पद्यांश गद्यांश से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे निर्देश, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 से 18 तक, मतलब इसमें हम लगभग कोशिश कर रहे हैं 3 से 4 गद्यांश आपका इसमें ऐड किए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसको ध्यान से देखें और ऐसे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते रहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस लिए गए जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं। तो आप जुड़े रहें, पूरे चैनल्स को आराम से देखें। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है 10 से 18 जो क्वेश्चन है वो नीचे कुछ गद्यांश दिए गए हैं, उस गद्यांश को पढ़ करके आपको 10 से 18 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अब हम क्वेश्चंस को पहले गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपको क्वेश्चन हमने कहा ना कि गद्यांश 2 लाइन पढ़िएगा, फिर नीचे क्वेश्चन को देखिएगा, उससे मिलेगा तो आंसर आप टिक कर दीजिएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचत होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग क्या कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा कि गीजू भाई की शिक्षा पद्धति के केंद्र में निर्विवाद रूप से बालक था और उनका संपूर्ण चिंतन व आयोजन उसी के इर्द गिर्द रहता था, पर वे इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूले कि बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता का भी शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं है। यानी कि बच्चों के शिक्षण के साथ साथ माता पिता का शिक्षित होना भी जरूरी है। कह रहा कि शालाएं जिस नीति को लेकर शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करती हैं, माता पिता को भी उसकी जानकारी होनी जरूरी है। यानी कि जो बच्चे होते हैं जो भी प्रक्रिया से पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में माता पिता भी जानकार रहेंगे, तो बच्चों को उनका साथ दे करके उसे बता सकेंगे। आगे बोल रहा साथ ही वे बालक के साथ व्यवहार में उस लीक से कहीं अलग ना चले जाएं जो शालाओं से बाल विकास और बाल शिक्षण के निमित्त रेखांकित की हैं। उनके बाल शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं बालक की इच्छा, उसका आनंद, उसकी आज़ादी, उसका कर्तव्य और क्रियाशीलता। क्या कह रहा है, कह रहा कि गिरजू भाई घर में बालक की रुचियों को महत्व देते हैं, उस पर अपनी इच्छा आज्ञाएं ना थोपने को स्वयं काम करने देने, उसके विकास हेतु घर में विभिन्न सृजनात्मक प्रवृत्ति उपलब्ध कराने आदि के सुझाव देते हुए अभिभावकों से विशेष अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं कि बालक को स्वतंत्र चेता बनाने के लिए घर में खुलेपन का माहौल दें। बालक की स्वतंत्रता देने पर पक्षधर गिजू भाई माता पिता की स्वतंत्रता और निरंकुशता का सूक्ष्म अंतर भी समझाते हैं। आगे बात करते हैं। अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हम यहाँ से देखेंगे पहला क्वेश्चन। ये देखिए जो हमारा वो जो गद्यांश था वो 28/1/2023 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा कि गिजू भाई के संपूर्ण चिंतन एवं लेखन के केंद्र में कौन है। अब आप बताएं कि शिक्षित, नीतिकार,
अभिभावक, बच्चे या पाठ्य पुस्तकें। तो गिजू भाई के संपूर्ण चिंतन लेखन में यहाँ पे अभिभावक की बात की जा रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का बी इज द राइट आंसर। अभिभावक के बारे में चिंता की गई है कि बच्चा अगर जो पढ़ने में ठीक है तो अभिभावक भी पढ़ने में ठीक होंगे, मतलब सॉरी, अगर जो अभिभावक पढ़ने में ठीक है तो बच्चे को सही रास्ते पर और खुलेपन का व्यवहार वातावरण दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा, कह रहा गिजू भाई के अनुसार माता पिता को किसकी जानकारी होनी जरूरी है। पहला, पाठशाला की शिक्षण नीति, दूसरा पाठशाला की वित्त प्रबंधन, तीसरा पाठशाला की स्थापना दिवस, चौथा पाठशाला की प्रबंधन समिति। अब आप इसका बताएं 11 का कौन सा है। तो पाठशाला की स्थापना दिवस जानना बहुत जरूरी है, जो कि ऊपर पैसेज में दिया गया, गद्यांश में दिया गया, आप ध्यान से देखेंगे। 11 का सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा कि गिजू भाई के ने बालक के शिक्षण से पूर्व किसके शिक्षण की आवश्यक माना है। तो जाहिर सी बात है माता पिता, है ना। तो विद्यालय के अधिकारियों का नहीं, ये तो विद्यालय में अधिकारी जो होते हैं पढ़े लिखे ही होते हैं। बालकों के माता पिता का, हाँ बी इज द राइट आंसर लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे। बालकों के सहपाठियों का गलत। नीतिकारों का, गिजू भाई ने जिनको माना है वो कौन है, किसको शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए माता पिता का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा कि शिक्षण से पूर्व किसके शिक्षण की आवश्यक माना जाता है। तो शिक्षण से पूर्व पहले अधिकारियों की शिक्षा का बात किया जाता है, यानी 12 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 से 10 से 18 तक के क्वेश्चन इसी गद्यांश से आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, देख लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है। अगर जो बात किया जाए कि प्रस्तुत गद्यांश में के अनुसार बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे। तो यही है बच्चों की क्रियाशीलता। भाई बच्चे खेलेंगे वो अलग चीज है, लेकिन बाल शिक्षण के लिए उनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने एक्टिव रहेंगे उतने जल्दी सारा काम होता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा कि बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में गिजू भाई अभिभावकों को क्या सुझाव देते हैं। भाई बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में गिजू भाई क्या कहते हैं कि अभिभावक को क्या करना चाहिए। पहला है बच्चों की पूरी तरह से, बच्चों पर पूरी तरह से हावी होना चाहिए। दूसरा, बच्चों को आदेश देते रहना चाहिए। तीसरा, बच्चों की क्षमता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चौथा, बच्चों को का स्वयं काम करने देना चाहिए। तो अगर जो हम वह तो 14 का कौन सा सही है, डी इज द राइट आंसर। भाई हम उस पर पूरा हावी नहीं हो सकते, ना उनको हमेशा आदेश दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे बात मानेंगे ही नहीं। ठीक है, और ना ही हम उन पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा जो काम कर रहा है उसे स्वयं करने देना चाहिए, अपने से नहीं करना चाहिए। तो डी इज़ द राइट आंसर आपको क्वेश्चन 14। ठीक है, 14 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा कि गद्यांश की विषय वस्तु के आधार पर कहा जा सकता है कि गिजू भाई क्या है। भाई मनोचिकित्सक थे, शिक्षाविद थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रधानाध्यापक थे। तो आप जरा इसका आंसर बताएं। अरे भाई जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कोई चिकित्सक तो होंगे नहीं, डॉक्टर होंगे नहीं। ठीक है, कोई वो नहीं हो सकते। तो शिक्षाविद थे, मतलब एक एजुकेशनिस्ट थे, मतलब शिक्षा के विद्वान थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो गई। क्वेश्चन 15 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं क्या कह रहा है, और 17 का क्वेश्चन नंबर 7, क्रियाशीलता में प्रत्यय क्या है। तो क्रियाशीलता में प्रत्यय भाई अब सीधी सी बात है, इसके पहले हमने प्रत्यय की बात किया था तो सी तपरागमान तथा प्रत्यय ही था ना, उसमें लगाए थे। तो इसी तरह से यहाँ पे सी हो जाएगा इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा है, बाल शिक्षण का समास विग्रह क्या होगा। भाई बाल शिक्षण का समास विग्रह क्या होगा। बालक का शिक्षण, बालक और शिक्षण, बालक में शिक्षण, बालक से शिक्षण नहीं। बालक में और बालक से वाला गलत है, और वाला तो भाई समास में नहीं आएगा, लेकिन ये बालक और शिक्षण दोनों क्योंकि वो नहीं है इसलिए गलत है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। यही सी बात कर लें, 17 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है
कि किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनेगा। पीछे भी हमने यही पढ़ा था, इसमें भी पढ़े थे। स्वतंत्रता, विकास पथ नहीं, आनंदता भी नहीं, शिक्षणता भी नहीं, स्वतंत्रता होना चाहिए। तो 18 का डी इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना तो आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा हो नहीं है। अब हम एक और गद्यांश लेके आए हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 से 27 तक का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से, और उस गद्यांश को भी पढ़ते हैं और उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। गद्यांश में क्या कह रहा है देखते हैं ध्यान से। गद्यांश को कह रहा है यहां से, चलो, अगर युवा आबादी अधिक हो तो उसमें आर्थिक विकास दर को तेज करने में मदद मिलती है। हम आपको इस गद्यांश को पढ़ने से पहले कुछ बताना चाहते हैं। बताना ये चाहते हैं कि देखो, 3 गद्यांश की कोशिश मैं किया हूं कि जो 3 गद्यांश आपको दे रहा हूं, ये इसी बेस्ड पर क्वेश्चंस आपके अधिकतर आते हैं, और आपको थोड़ा सा केवल कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती है उसी गद्यांश से। ठीक है, आगे कह रहा है कि अगर युवा आबादी अधिक हो तो उसमें आर्थिक विकास दर को तेज करने में मदद मिलती है। भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या अधिक है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। अब अगर जो बताया जाए कि जनसांख्यिकीय लाभांश किसे कहते हैं, तो बुजुर्गों की अपेक्षा के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या अधिक है। ठीक है, इसको कहा जाता है। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों की तरक्की का आधार इसी को ही माना जाता है। लेकिन काम करने लायक आबादी का बड़ा हिस्सा क्या कह रहा है, बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो। क्या हो, कह रहा है कि बेरोजगार हो, तो इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठाया जा रहा है। भारत के साथ यही हो रहा है, इसीलिए हमें युवाओं के लिए रोजगार से अधिक मौके बनाने होंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बदौलत ही 1990 से 2000 के दशक में चीन की जीडीपी ग्रोथ लगातार 10% के आसपास रही। अब चीन में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन भारत के पास लेकिन आगे कह रहा कि भारत के पास लंबे समय तक यह मौका बना रहने वाला है। ठीक है, आगे बोल रहा है, ये हमारा पैसेज हो गया। अब इसी पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी और भी हैं, इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। क्या है अगले, बोल रहा है कि अगले 10 सालों में यह बढ़कर लगभग 65% हो जाएगी। भारत अभी युवा देश है। अगर हम 15 से 29 साल की उम्र वालों को नौजवान माने तो भारत में औसत उम्र 28 साल के करीब है। यह 2026 तक लगातार 30 और 2036 तक 35 साल की हो जाएगी। वैसे भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला के बच्चों की औसत संख्या 2.1 के रिप्लेसमेंट रेट से नीचे है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इसमें जो असंतुलन है, इसमें जो क्षेत्रीय रूप में असंतुलन है वो क्या है, कह रहा है कि वह एक चुनौती है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यहाँ जहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इस असंतुलन को दूर करना होगा। यह काम महिलाओं की शिक्षा में सुधार लाकर और उन्हें सशक्त कर दिया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स पैसेज है, गद्यांश है, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जो हमारी युवा पे रिलेटेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 से 27 तक के क्वेश्चन को हम इसी पैसेज से सॉल्व करने वाले हैं। बस आप वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करना ना भूलें। आपका सहयोग ही हमारे हौसले को बुलंद करेगा और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, किसी भी देश की युवा आबादी से तात्पर्य है पहला। अब क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि उसका आंसर क्या होगा, कि किसी भी देश की युवा आबादी से तात्पर्य क्या है, रोजगार व्यक्तियों की संख्या, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या गलत, आबादी है ना, काम करने योग्य व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, काम ना करने योग्य व्यक्तियों की संख्या है तो गलत है भाई, आबादी से तात्पर्य क्या, काम करने योग्य लोग व्यक्तियों की संख्या है, बच्चों की संख्या गलत है, बी इज द राइट आंसर, 19 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर जो युवाओं की आबादी है किसी भी देश में, चाहे कोई भी देश हो, तो वहां पे काम करने की क्षमता उनके पास है, कि व्यक्तियों की संख्या वो काम को आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर जो हम कर ले, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा, इसमें कह रहा कि किसी भी देश में युवा जनसंख्या अधिक है तो क्या हो सकता, आर्थिक उन्नति धीमी गति से होती है, गलत, धीमी गति से नहीं हो सकती,
अगर जो संख्या ज़्यादा है तो क्या होगा, आर्थिक उन्नति की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। आर्थिक उन्नति तेज गति से होगी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सामान्य क्यों रहेगी भाई, सामान्य रहेगी नहीं। तो अगर जो कह रहा है कि जनसंख्या अधिक है तो देश की आर्थिक उन्नति भी तेजी से बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या कह रहा है कि भारत अभी युवा देश है, का अर्थ है भारत अभी नया देश है, गलत। भारत को स्वतंत्र हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, अगला। भारत में नौजवानों की जनसंख्या अधिक है, भारत प्राचीन देश है, सी इज द राइट आंसर जहां तक लगता है, देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में नौजवानों की संख्या अधिक है, भाई युवा देश का मतलब क्या, नौजवानों की संख्या अधिक होना, और क्या वही युवा देश कहलाएगा। तो सी इज द राइट आंसर 21 का क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 की। तो क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार किस सन में भारत की जनसंख्या 64% जनसंख्या काम करने लायक थी। अभी इसके पहले हमने इसको पढ़ा है, इसके पहले हमने पढ़ा है। तो सी 2000 सन 2021 में, सन 2021 में ये जनसंख्या 64% है। ठीक है, जो लगभग युवाओं को काम करने लायक हैं, जो काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को क्या कहते हैं भाई, गद्यांश के अनुसार जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए भारत को करना होगा, क्या करना होगा भाई, भारत को क्या करना होगा, थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, गलत। रोजगार से अधिक अवसर जुटाना, ये तो ठीक लग रहा। व्यापार में वृद्धि करना, निर्यात में वृद्धि, नहीं नहीं। वो 23 का जो क्वेश्चन है वो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी हमने पैसेज में पढ़ा है कि अगर जो जनसंख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, रोजगार के अवसर जुटाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, अगर जो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है भाई, पढ़ लेते हैं। भारत में बुजुर्गों के मुकाबले काम करने लायक लोगों की संख्या अधिक है, से आशय क्या है भाई, वृद्धों की तुलना में बच्चों की संख्या अधिक है, लग तो रहा है 24। ठीक है, इस तरह से अभी और देख लेते हैं क्या कह रहा है। 24 का एक ऑप्शन हुआ, अभी और जो ऑप्शन है कहाँ गए 24 के बाद में। आगे क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा कि वृद्धों की तुलना में नौजवानों की संख्या अधिक, हाँ ये चीज सही है एकदम से। ठीक है, 24 का बी इज द राइट आंसर भाई। अगर जो वृद्धों नौजवानों की जो संख्या वृद्धों से अधिक मान्य है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, कह रहा कि गद्यांश के अनुसार महिलाओं को शिक्षित करने से क्या होगा भाई, बताओ। पहला बताइए आप, 25 का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा जल्दी से जल्दी बताइए। जनसंख्या वृद्धि दर में संतुलन किया जा सकता है। हाँ भाई, महिलाएं शिक्षित होंगी तो जनसंख्या वृद्धि की दर को हम सीमित कर सकते हैं, मतलब संतुलन बना सकते हैं, सीमित नहीं कर सकते। बी कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर की सीमित किया जा सकता है, गलत है। जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगाई, ये भी नहीं हो सकता, कभी जीवन में नहीं हो सकता, जैसा कि आप सभी जानते हैं। डी वाले में क्या कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी सही है, सही नहीं है, मतलब ये भी प्रभाव तो पड़ेगा भाई। अगर जो शिक्षित हैं तो जनसंख्या से रिलेटेड वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। तो 25 का ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है। 26 और 27 की बात यहीं पे कर लेते हैं। क्या कह रहा कि क्षेत्रीय में मूल शब्द का अर्थ है भाई, क्षेत्रीय में मूल शब्द कौन होगा, इसका आंसर आपको बताना है। क्षेत्रीय में तो क्षेत्र धन ई, मतलब इसमें क्षेत्र है यही मूल शब्द होगा, क्षेत्र में ई जोड़ देंगे तो क्षेत्रीय हो जाएगा, और क्षेत्र शब्द का मतलब होता है खुला मैदान, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा, और प्रत्यय इसका ई ये हो जाएगा। ठीक, 27 में कह रहा है कि समूह से भिन्न शब्द है भैया, इसका आंसर आप बताएंगे जरा। चीन, भारत, भारतीय, दक्षिण कोरिया। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर देंगे। मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ में और नई ऊर्जा के साथ में, तब तक लिए जय हिंद।